हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस बाय के। अच्छा, हमने लेक्चर शुरू किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया, टर्की और स्विट्ज़रलैंड जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, मैं दिखा भी देती हूँ आपको। इनसे रिलेटेड जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये देखिए मैंने निकाल के पहले से ही रखे हुए हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप किसी भी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप LLB पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यही टॉपिक इन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना आपके, ये क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने इनके ऊपर प्रॉपर जो है वो लेक्चर्स सीरीज बनाई हुई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना भी कवर हो गया है, ठीक है, जिस पर हमारे तकरीबन 4 लेक्चर्स थे, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की भी कवर हो गया जिसमें हमारे 5 लेक्चर्स थे। 4 से 5 लेक्चर थे हम। अब हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया, ठीक है। इसका भी तकरीबन हमारे 4 या 5 लेक्चर्स हैं जिनके अंदर हम इसको कम्प्लीटली स्टडी करेंगे, और हर टॉपिक, हर डायमेंशन इसकी क्लियर होगी इंशाल्लाह। आज हमने देखना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया, ये रही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया। ठीक है, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया है, इसकी ये चीज़ें हैं, सेलिएंट फीचर्स हैं, इंट्रोडक्शन, सोर्सेज, स्ट्रक्चर, ये सारी आउटलाइन है। ठीक है, जो मैंने आउटलाइन प्रिपेयर की है, और ये आपके बाकायदा नोट्स हैं, और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके आप लोगों ने ये लिंक के थ्रू नोट्स PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लेने हैं और इनको अपने पास रख लेना है। कभी भी आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो डिटेल के लिए। बाकी लिंक जो है वो लॉक्ड होगा। आपको वीडियो में किसी भी टाइम एंड पर, सेंटर पर, या फिर भी स्टार्ट में मैं आपको लिंक का पासवर्ड जो है वो बता दूंगी। उस पासवर्ड के थ्रू आप जो है वो इस लिंक के अंदर ज्वाइन इन कर सकते हो। ठीक है, अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया। इंट्रोडक्शन में हम थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देख लेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया का पर्पस क्या है, ठीक है, हम वो देख लेंगे। सोर्सेज इसके क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम देखेंगे ब्रिटिश का क्या रोल प्ले हुआ था इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को शेप देने में, कस्टम्स और इस्लामिक लॉ कैसे जो है वो इसको इम्पेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे लीगल सिस्टम जो है वो इसको किस तरह से कंट्रीब्यूशन अपने देते हैं इसके अंदर चेंजिंग्स के लिए। स्ट्रक्चर के लिहाज से हम प्रीएम्बल देखेंगे, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, मैं बताऊंगी भी प्रीएम्बल क्या होते हैं, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स क्या होते हैं, इनको आगे डिटेल में हम स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद की प्रोविजंस, और ये हम पॉइंट्स इसके अंदर सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसेस हम इसका देखेंगे, और फिर एंड पर हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है, आपको पता चल गया इस टॉपिक के अंदर हर डायमेंशन सेलिएंट फीचर से रिलेटेड आपकी कवर होने वाली है, इसलिए आपने वीडियो को ज़रूर देखना है, कोई पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, लेकिन उनको आगे एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो एक्सप्लेन नहीं होंगी तो आपको समझ नहीं आएंगी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को गौर से आपने देखना है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इंट्रोडक्शन जी, कॉन्स्टिट्यूशन, अब जाहिर है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का होता है, वो मलेशिया का है, वो पाकिस्तान का है, वो इंडिया का है, स्विट्जरलैंड का है, चाइना का है, अमेरिका का है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक बेसिकली सुप्रीम लॉ होता है आपके पास, और अडॉप्ट हुआ है ये 1957 के अंदर, जब इसको आज़ादी मिली है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है भाई, इसके फायदे क्या है और इसका काम क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके अंदर सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मतलब ड्यूटीज, फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, उसके सिटीजन्स की ड्यूटीज क्या होंगी, उनके राइट्स क्या हैं, उनकी पावर्स क्या हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के बारे में पूरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, कौन कौन सी उसकी बॉडीज होंगी, उनके पास कौन कौन सी पावर्स होंगी, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है, उसने सारे वो आर्टिकल्स लिखे होते हैं, और सारी राइट्स उनको तफसील के अंदर लिखा होता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक डॉक्यूमेंट टाइप। सोर्सेज अगर हम देखें तो आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मलेशिया जब आज़ाद हुआ है ना 1957, आई गेस यही था, लेकिन फिर भी आप डेट कंफर्म कर लें। ठीक है, मलेशिया जब आज़ाद हुआ है ना, उसके बाद उससे पहले ब्रिटिश एम्पायर्स जो थे वो वहाँ पे हुकूमत करते थे।
ठीक है। अब ब्रिटिश एम्पायर जो हुकूमत करते थे ना, उन्होंने अपने साथ बहुत अपने अपने जो है वो अपने रिलेटेड उन्होंने कस्टम्स लाए, ट्रेडिशन लाए, उन्होंने लॉज लाए। उन्होंने ये लॉज और कोर्ट्स जो है ना सिस्टम, ये लॉज का और कोर्ट्स का, लॉयर्स का, ये सारा सिस्टम हमें ब्रिटिश कलोनाइजेशन की तरफ से हमें जो है वो मिला है। ठीक है। और फिर इस तरह उसने जो है वो इन्फ्लुएंस किया है। उसके बाद आ जाता है ब्रिटिश colonization हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लीगल सिस्टम, ये हमारा हो गया। अगर उसके बाद जो कस्टम्स हैं और ट्रेडिशन है, ज़ाहिर है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूशन को शेप देने में। अदर लीगल सिस्टम आल्सो हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अदर लीगल सिस्टम जैसे मलेशियन की जो नेशनल लैंग्वेज है ना वो मले है। ठीक है। अब वो जो है उसने बहुत ज़्यादा एक इसकी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दिया, लोगों को यूनाइट करने में। और एक उसके अलावा आप कह सकते हो इस्लामिक लॉ। ठीक है। नेशनल रिलीजन जो है वो, फिर इस्लामिक लॉ, इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इसकी डेवलपमेंट में। स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम इसके अंदर बात करें तो प्रीएम्बल है, आर्टिकल्स है और शेड्यूल है। अब प्रीएम्बल क्या है, मैं पहले आपको ये बता दूं, समझा दूं। प्रीएम्बल होता है आपके पास एक टोटल समरी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाया गया है, किस किस चीज़ों से, मतलब कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और उनके आगे ड्यूटीज़ क्या है। ये प्रीएम्बल है। टोटल मतलब एक बहुत ही सिंपल वर्डिंग में बता रही हूँ कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी पूरी समरी लिखी गई होती है। ठीक है। उसके बाद द प्रीएम्बल आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव एंड एस्पायरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो वो जिस लिए वो बनाया गया है उसकी जो ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सब इसके अंदर लिखी गई होती हैं। आर्टिकल सेट आउट द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजंस क्या है कि मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लॉ। ठीक है। जो कि हर सूरत में उन्हें हमने अबे करना होता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उन्हें हर सूरत पूरा करना होता है। द शेड्यूल प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स ऑन वेरियस मैटर्स। की प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको जरा गौर से सुनना है। The Constitution establishes a federal system of government with power shared with the federal and the state. अब फेडरल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या एस्टेब्लिश किया? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? अब ये क्वेश्चन आता है ना कि अगर आप में से किसी को नहीं पता तो वो मैं क्लियर कर दूं। फेडरल सिस्टम होता है, एक आपके पास होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक आपके पास होती है रीजनल या स्मॉल गवर्नमेंट। ठीक है। रीजनल गवर्नमेंट आप इसे कहते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है जो नेशनली, इंटरनेशनली या नेशनली कंट्री को, पूरे कंट्री को इफेक्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका डिफेंस, फॉर एग्जांपल आपकी यू कैन से नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है। डिफेंस या फिर फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन ये जो सारी क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, ये पूरे कंट्री को इफेक्ट कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जो है वो देखेगी। अब रीजनल गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर जो है वो नजर रखती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह एक गवर्नमेंट है उसको दिया गया है एग्रीकल्चर या फिर हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, वो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड ही अपनी सारी तवज्जो हेल्थ सेक्टर पर रखेगी और इससे रिलेटेड जितने फैक्टर्स इसे इफेक्ट कर रहे हैं वो उसको देखेगी। या फिर आप कह सकते हो एजुकेशन रिलेटेड है, किसी गवर्नमेंट को इसका काम, रीजनल गवर्नमेंट को इसका काम दिया गया है तो वो उसी से रिलेटेड जो है वो चीजें देखेगी। ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो इसमें क्या था कि पावर को शेयर किया गया बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। ये होता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। It also guarantees fundamental liberties and rights of the duty. Constitution recognize the monarchy and the role of yang the Persian agon. अच्छा, अब मोनार्की क्या होता है? आपके पास मोनार्की होता है कि
आप फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, उस कंट्री का कोई या तो किंग है या फिर क्वीन है या कोई एम्पेरियर है, ठीक है? ये जो है वो कंट्री को रूल करेंगे और आगे से फिर जो इनकी औलाद होगी उनको बाय बर्थ ये जो है सरबराही, बाय बर्थ ये बादशाहत जो है वो उनको मिल जाती है। ये होता है मोनार्की कि एक किंग जो है या क्वीन जो है वो रूल करती है। तो यहाँ पर क्या था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया एक किंग जिसे कहा जाता है यांग डी पर्चुन एगोंग, ठीक है? अब ये किंग का क्या काम है? इस किंग का कोई काम, कोई इसके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि इसने जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनको डील करना है, उनसे मिलना है और कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, और इनके पास कोई पावर नहीं होती है, ठीक है? उसके इनके पास और कोई पावर नहीं है। उसे इलेक्ट कौन करता है? मलेशिया की 9 जो है वो रॉयल फैमिलीज हैं जो उसे यू कैन से इलेक्ट करती हैं, ठीक है? और ये 5 साल तक रहता है जो किंग, ठीक है? Parliament is responsible for making laws and Prime Minister leads the executive. पार्लियामेंट ने जो है वो लॉ बनाने हैं और प्राइम मिनिस्टर ने लॉ को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है? जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉ। एक लॉ बनाएगी, दूसरी इन्फोर्स कराएगी। जुडिशरी ने अपने देखना है कि भाई इंटरप्रेट करना है कि आपका लॉ जो है वो प्रॉपरली इन्फोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को देखना है और उनको जो है वो उस लिहाज से यू कैन से कि सज़ा दे सकते हैं क्रिमिनल कोई केस है तो। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्लाम को जो है वो ऑफिशियल रिलीजन बनाया गया ऑफ द फेडरेशन। Several provisions are made for the states of Sabah and Sarawak. ये अब आप गौर से सुने, सबा और सारावक। अब देखें, मलेशिया का एक आइलैंड है, आई थिंक आइलैंड है ब्रोनिया का, शायद, मुझे नाम नहीं याद। अच्छा, मलेशिया की 2 स्टेट्स हैं, ठीक है? सबा और सारावक। अब मलेशिया ने इनको इतनी इंडिपेंडेंस दी कि ये अलग से अपनी स्टेट बना सकती हैं, अलग से उसकी गवर्नमेंट होगी, ठीक है? वो अलग से अपने सारे अफेयर्स देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि इनकी हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा यूनिक है, इनका कोई ट्रेडिशनल कल्चर, कस्टम वगैरह सब अलहदा है। उन्होंने इनको अलग स्टेट बनाया, ठीक है? इनको अपनी अपनी पावर्स दी, मतलब ये डिसाइड कर सकती हैं कि इनके रीजन के अंदर कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, कौन सा रिलीजन इनकी एक्टिविटीज के अंदर परफॉर्म कर सकता है और कौन सा नहीं, ठीक है? ये है सबा और सारावक का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? आई होप ये की प्रोविजन वाला आपका कवर हो गया होगा। अमेंडमेंट प्रोसेस है। अमेंडमेंट प्रोसेस से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो लिंक का पासवर्ड है वो है 2, 3 और 5, ठीक है? ये आपके लिंक का पासवर्ड है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन नोट्स का प्रेजेंट है। वो जाके आपने इस लिंक के ऊपर पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड आपने ये वाला लगाना है तो आपके सामने लिंक खुल के आ जाएगा। खैर, अमेंडिंग द प्रोसेस रिक्वायर्ड अ 2/3 मेजोरिटी वोट इन द पार्लियामेंट। होता ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करनी होती है ना, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि पार्लियामेंट के जो 2/3 मेजोरिटी है ना वोट, वो उस हक में होना चाहिए, और अगर वो आ जाता है 2/3 मेजोरिटी उस हक में आ जाती है तो अमेंडमेंट हो जाती है। अमेंडमेंट क्या होती है, अगर आपको ये नहीं पता, पिछले वीडियोस में बताया, लेकिन मैं दोबारा से बता देती हूँ। अमेंडमेंट होता है कि एक फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आपने कोई आर्टिकल ऐड किया है या फिर कोई आर्टिकल आपने रिमूव किया है, यानी कोई चीज़ रूल ऐड किया है या फिर उसको निकाला है, तो ये आपकी अमेंडमेंट होती है। अमेंडमेंट इज बेसिकली अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, और कुछ प्रोविजंस जो है वो अमेंडेड नहीं की जा सकती, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स या पार्ट्स जो है वो अमेंड नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल, इस्लाम एक ऑफिशियल रिलीजन है, आप इसको अमेंड नहीं कर सकते हो, किसी भी सूरत में अमेंडमेंट उसके अंदर नहीं होगी। या फिर मलय जो है वो नेशनल लैंग्वेज है मलेशिया की, आप इसे कभी भी जो है वो अमेंड नहीं कर सकते हो।
ठीक है, कि अमेंडमेंट होगी। कंक्लूजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग, ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती ही बात होती है कि मलेशियंस जो हैं उनके राइट्स को जितनी हो सके प्रोटेक्शन दी जा सके, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। ऑन गोइंग डिबेट एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन हाईलाइट्स इट्स इंपॉर्टेंस इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ कंट्री। ठीक हो गया, आपकी हर चीज़ क्लियर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हर चीज़ को बहुत डिटेल में बताया है और इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। अब आपने चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड चाह रहे हैं कि इसके नोट्स जो हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे नोट्स के पीछे लिंक नहीं दिए हुए थे, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो ये जो आपको ईमेल नज़र आ रही है, इस ईमेल के ऊपर आपने टेक्स्ट करना है। इंशाल्लाह आपको वो नोट्स भी जो है वो मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अभी मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ जो चीज़ें आपने कवर की हैं सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया में। ठीक है, ये देखें आपका इंट्रोडक्शन भी हो गया है। ठीक है, आपके सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया है, की प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया है, अमेंडमेंट प्रोसेस भी आपका हो गया है, और ये कंक्लूजन जो है वो आपका सारा हो गया। हर डायमेंशन इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी डिटेल में कवर हुई है। मतलब अगर आप इस टॉपिक के ऊपर ऐसे भी लिखना चाहते हैं कौन सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया के ऊपर, तो आपके ऊपर उसकी पूरी आउटलाइन है। आप पूरी आउटलाइन बना के आप उसके ऊपर 1000 वर्ड्स का 1000 से 1500 वर्ड का ऐसे तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, यही फ़ायदा होता है। अब आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है पेपर में या फिर किसी भी तरह से आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। एलएलबी वालों के लिए तो वैसे ही ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद कोर्स है, और बाकी भी लोगों के लिए, सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया को समझने के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और फिर इनको आप किसी भी पेपर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। खैर, बहुत बातें होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और एक अच्छा सा कमेंट देना है। वीडियो कैसी लगी डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा लेक्चर के अंदर ये चेंजिंग्स हों, नोट्स के अंदर ये चेंजिंग्स हों, वो भी आप बता सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उधर से आपने ज़रूर डाउनलोड कर लेना है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।